हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी पार्टनरशिप। अब तक हम पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप के बारे में, और फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आपका थ्योरी का पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं सेल्फ असेसमेंट कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपने ट्राई करिए पहले खुद भी करने का। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मोहन एंड श्याम आर पार्टनर इन ए फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज़ वैलिड इफ़ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर। यानी कि मोहन और श्याम जो हैं पार्टनर हैं एक फर्म में, और वो कुछ क्लेम कर रहे हैं अपने। तो हमें चेक करना है कि जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वैलिड है या नहीं। जबकि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है लेकिन उसमें वो ये चीज़ों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो वो जो क्लेम कर रहे हैं पार्टनर्स, उस पर हमें अपनी राय देनी है कि वो सही बात है या गलत है या क्या होना चाहिए। ठीक है। पहला जो है, मोहन इज़ एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। तो मोहन जो है ये एक्टिव पार्टनर है, यानी कि वो बिज़नेस को रन करना है, और श्याम जो है वो बिज़नेस को रन नहीं करता है। तो मोहन चाहता है कि उसे 10,000 रुपये पर ईयर हर साल दिए जाएं सैलरी। तो बताइए, पार्टनरशिप जो डीड है उसमें तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसे 10,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि मोहन जो है वो तो एक्टिव पार्टनर है, वो फर्म चला रहा है, बिजनेस चला रहा है। क्या लगता है आपको, ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या डिसाइड किया आपने? देखने में तो लगता है कि मिलना चाहिए भाई, क्योंकि एक्टिव पार्टनर है ना, बिजनेस चला रहा है तो मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं है कुछ भी। तो वहाँ पर हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होता है। और पार्टनरशिप एक्ट जो कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर इस सैलरी के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यानी कि मोहन का जो क्लेम है वो इनवैलिड है, गलत है। नेक्स्ट, Shyam had advanced a loan to the firm. He claims interest at the rate 10% per annum. श्याम जो है वो फर्म को लोन देता है एडवांस के रूप में, ठीक है, और वो कहता है कि उसे इंटरेस्ट जो है 10% पर annum चाहिए। अब यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या मिलना चाहिए उसे इंटरेस्ट 10%? देखिए, जहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं है, तो वहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% की रेट से मिलेगा, 10% के रेट से नहीं मिलेगा। तो श्याम का जो क्लेम है वो गलत है, उसे इंटरेस्ट केवल और केवल 6% की रेट से मिल सकता है। ठीक है। मोहन हैज़ contributed ₹20,000 and ₹50,000 as capital. मोहन wants equal share of profit. मोहन ने 20,000 रुपये और श्याम ने 50,000 रुपये एज ए कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस किए हैं, कैपिटल लेके आए हैं। तो मोहन कहता है कि यहाँ उसे जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ पर मोहन की कैपिटल कम है, श्याम की ज़्यादा है। ठीक है। तो प्रॉफिट किस रेट से होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जहाँ पर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर हमारा अप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो मोहन का क्लेम है वो सही है। मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये एक्ट याद हो जाए। फिर श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर annum। तो श्याम जो है वो कहता है कि उसको जो कैपिटल है, कैपिटल पे 6% पर annum के रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बताइए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पार्टनरशिप एलेंट है, फिर से तो हमारा सेक्शन तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए या नहीं, तो वहाँ पर कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है।
इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? सिर्फ एडवांसेस पे दिया जाता है। सिर्फ प्रोविज़न एडवांस का है कि एडवांस पे 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, क्लियर है ना? ये चीज़ को समझ लीजिए। कैपिटल अलग चीज़ है, एडवांसेस अलग चीज़ है। एडवांसेस या लोन कह लें, ये अलग चीज़ें हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी 6% के हिसाब से। ये तब कंडीशन तब है जबकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न है। अगर पार्टनरशिप डीड हो और उसमें कह दें कि जी हम लोन पे 10% देंगे, तो 10% मिलेगा, तब वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड कहते नहीं 20% देंगे, तो भी 20% मिलेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप एक्ट में कहते हैं कैपिटल पे भी हम इंटरेस्ट देंगे तो मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही बदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको आपको समझना है। आगे देखते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी और हमें बताना है वो सही हैं या गलत हैं। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टनर्स। कहता है कि एक वैलिड पार्टनरशिप फर्म बनाई जा सकती है बिना रिटन एग्रीमेंट के। सही है या गलत है? सही है। पार्टनर हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड रिटन और ओरल दोनों ही हो सकती है, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है, तो ये यहाँ पर सही है। फिर ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इन द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स। कहता है कि यहाँ पर जो बिजनेस है वो चाहे तो सारे पार्टनर्स चला सकते हैं या फिर कोई एक उनके एजेंट के रूप में चला सकता है। तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा ही था अभी कि पार्टनरशिप फर्म को कोई एक भी चला सकता है, एज ए प्रिंसिपल सारे चला सकते हैं, और या फिर कोई एक उनके बिहाफ पे एक एज ए एजेंट वो बिजनेस को रन कर सकता है। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। तो जो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट क्या है? ये कहता है 50 है। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट में तो कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है कि कितने होने चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ये डिफाइन करता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीलिंग जो फिक्स की हुई वो 100 है, 100 है। ठीक है, और साथ ही वो कंपनीज एक्ट 2014 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो फिलहाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पार्टनर्स की जो लिमिट है वो 50 डिसाइड की हुई है। ठीक है, या अभी पीछे जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया हुआ है, लिखवा रखा है मैंने। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है कि मैक्सिमम जो अभी जो है वो 50 ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। फिर मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमंग पार्टनर्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कहता है कि पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए पार्टनरशिप डीड जो है वो उसका पार्ट नहीं है। तो ये सही है? गलत है ये। कोई भी पार्टनरशिप डीड तो बनती ही इसीलिए, कोई डिस्प्यूट हो तो उसे उस पार्टनरशिप डीड जो पहले साइन हो चुकी है, बन चुकी है, उसके अकॉर्डिंग उसे रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर ये गलत है। जो भी अगर डिस्प्यूट होगा तो वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही रिजॉल्व होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या उसमें वो फैक्ट मेंशन नहीं है तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसी से जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। इफ़ द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय पार्टनर्स। कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स ली हैं उस पर इंटरेस्ट 6% के रेट से चार्ज होगा। बताइए, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पर हमारा लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो कहता है कि इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करता वो। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो चार्ज करेंगे, नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। अब पूरी चीज़ में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इंटरेस्ट की जहाँ बात आती है तो सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सिर्फ जो एडवांसेस हैं, लोन है, उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होना है। सिर्फ एडवांसेस की बात कर रहा है, एडवांसेस और लोन, बाकी किसी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि वो पार्टनरशिप डीड में नहीं हो। अगर आपको किसी और चीज़ पे इंटरेस्ट चार्ज करना है या देना है, लेना है, तो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी नहीं कहता इस बारे में। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सिर्फ इंटरेस्ट और एडवांसेस और लोन पे ही
इंटरेस्ट पे करना है, अदरवाइज किसी पे कोई नहीं होगा इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इफ डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट पार्टनर्स के इंटरेस्ट पे जो पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम के रेट से देना है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में जहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहाँ पर हमारा अप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि लोन पे एडवांस पे जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम के रेट से पे होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। अगर इंटरेस्ट पे होना है तो वो होगा सिर्फ 6% के रेट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि इसे बताना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो है उस वो एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो जो नीचे फैक्ट्स लिखे हैं उस पर क्या अप्लीकेबल होगा ये बताना है। जैसे सैलरी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी दी जाए या न दी जाए, सीधी सी बात है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो फिर हमारा एक्ट अप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932, और यहाँ पे प्रोविज़न है कि कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, तो नो सैलरी इज़ टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर भी कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पार्टनर्स कैपिटल इज़ टू बी अलाउड। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के जो लोन, ये लोन का मतलब एडवांस, तो वहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी 6% के रेट से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर आनम। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट यानी कि जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा, और जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो इक्वली होगा सभी पार्टनर्स में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू बी डन इन इक्वल रेशो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स की ड्राइंग है, पार्टनर्स ने कुछ अपना पैसा लिया है फॉर्म से, तो उस पर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, नो इंटरेस्ट। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग टू बी चार्ज्ड। ठीक है, ये मेजर लिख दिए हैं ताकि ये आप पढ़ लेंगे तो आपको वैसे भी पूरा कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर आगे कुछ कोई क्वेरीज हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, स्टेट हु इज़ करेक्ट इन ईच केस। पी क्यू आर जो है पार्टनर्स हैं और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए, कुछ विवाद उत्पन्न हो गए, तो वो कुछ क्लेम कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। P used rupees 20,000 belonging to the firm and made a profit of rupees 5,000. Q and R want the amount to be given to firm. देखिए जो P जो है, P ने 20,000 की जो बिलोंगिंग्स थी, कुछ मटेरियल था या एसेट थी, वो यूज़ की और प्रॉफिट कमाया 5,000 का। तो Q और R जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो प्रॉफिट है ये फर्म को दिया जाना चाहिए। तो बताइए क्या होना चाहिए, वो जो फर्म उसने प्रॉफिट कमाया है वो फर्म को क्या वापस करेगा। तो याद करिए हमने पीछे जो पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर है वो कंपनी से अगर कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, ठीक है ना, एडिशनल प्रोविजंस में पढ़ा था, और वो अगर कंपनी का कोई बिलोंगिंग्स यूज़ करता है या कंपनी का ब्रांड नेम यूज़ करता है या कोई कंपनी के कॉन्टैक्ट्स यूज़ करता है और उससे कोई प्रॉफिट कमाता है तो वो कंपनी को देगा, फर्म को देगा। ठीक है ना, सेम केस है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी उसने कंपनी की फर्म की बिलोंगिंग्स यूज़ की हैं, कुछ एसेट्स यूज़ किए हैं और प्रॉफिट कमाया है, तो ये उसे फर्म को वापस देनी चाहिए। ठीक है, P इज़ बाउंड टू पे रुपीज़ 20,000 along with profit of rupees 5,000 to firm. This is because this amount belongs to firm and accordingly of principal and agent relationship. ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप में हमने पढ़ाई था। 20,000 की बिलोंगिंग्स तो यूज़ की, ये तो 20,000 देने ही है उसे, साथ में 5,000 रुपये जो प्रॉफिट कमाया वो भी देगा। ठीक है, Q used 5,000 belongings
to the firm and suffered a loss of 1000. He wants the firm to bear the loss. अब क्यू ने क्या किया, क्यू ने 5000 की बिलोंगिंग्स तो फर्म की यूज़ की, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा पाया, वो 1000 रुपये का लॉस मिला उसे। तो क्या वो चाहता है कि लॉस जो है फर्म बियर करे। अब तो करना चाहिए, हाँ, यहाँ पे फर्म जो है लॉस को भी बियर करेगी, क्योंकि ऊपर वाले केस में देखें तो प्रॉफिट भी कंपनी बियर कर रही थी। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एजेंट रिलेशनशिप अप्लीकेबल है, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है एजेंट पार्टनर, वो कंपनी के फर्म की एज ए एजेंट काम कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सारा फर्म का होगा। ठीक है, क्यू इज़ लायबल टू पे 5000। पहले तो क्यू 5000 रुपये देगा फर्म को। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप एट एवरी partner of the partnership firm is liable to the firm for any loss because he or her negligence which is clearly evident from the fact। ठीक है, तो फिर जो भी है वो पार्टनर एज ए पार्टनर ही माना जाएगा और उसका फर्म जो है वो बियर करेगी। P and Q wants to purchase goods from A limited. I does not agree। तो पी क्यू जो है वो कुछ मटेरियल खरीदना चाहते हैं और ए से, और लेकिन आर जो है एग्री नहीं करता। तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए पार्टनर हैज़ राइट टू बाय और सेल गुड्स विदाउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स अनलेस ए पब्लिक नोटिस हैज़ बीन इश्यू गिवन बाय द पार्टनरशिप फर्म टू रेस्ट्रिक्ट द पार्टनर टू बाय और सेल। पी एंड क्यू में बाय द गुड्स फ्रॉम ए। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होता है वो कहता है कि कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट खरीद या बेच सकता है, कोई भी गुड्स खरीद सकता है, उसे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई पब्लिक नोटिस न दिया हो कि पार्टनरशिप फर्म ये एसेट या इससे परचेज नहीं कर सकती। यहाँ पर कोई ऐसा तो नोटिस है नहीं, तो इसलिए बिना कंसल्ट किए वो गुड्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स हैं और उसकी जजमेंट्स हैं, तो ये हमने जो पीछे कर ही लिया है, तो वो भी कुछ डिफरेंट तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। ठीक है, ए चाहता है कि इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाए, लेकिन बी और सी एग्री नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ही था। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड as there is no partnership agreement among A, B, C mentioning payment on interest on capital। ठीक है ना, तो क्योंकि A, B, C ये पार्टनरशिप एक्ट में कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो फिर कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा, B want that partner should be allowed to draw salary but A and C do not agree। B चाहता है कि भाई सैलरी मिले, लेकिन ए और सी जो है वो एग्री नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी। नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ ए एग्रीमेंट ऑन द कंट्रेरी। ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा। सी वांट्स दैट लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म should bear interest at the rate 10% per annum but A and B do not agree। यहाँ पे तो देखो, अगर लोन है और वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन विल बी अलाउड एट 6% per annum in the absence of partnership agreement mentioned in said amount of interest। ठीक है, तो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है तो। आगे, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट एग्री। अब ए जो बी है उन्होंने तो अपना ज़्यादा पैसा लगा दिया कंपनी में, फर्म में कैपिटल ज़्यादा लगाई है, और वो चाहते हैं कि भाई जो प्रॉफिट जो है वो उसी रेशियो में डिवाइड हो, कैपिटल की रेशियो में, लेकिन सी जो है वो मना करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली इफ देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मेंशन सच डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो। देखिए, एक सिचुएशन है
कि राम एंड श्याम वर पार्टनर विद द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली. दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. राम वांट टू प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड बी शेयर इन देयर कैपिटल रेशियो. श्याम कन्विंस्ड राम that profit should be shared equally. Explain how Ram should have convinced Ram for sharing the equal profit. अब यहाँ पर क्या है, राम और श्याम जो है पार्टनर हैं और राम जो है 10 लाख रुपए कैपिटल लाता है और श्याम जो है 5 लाख. अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड भी नहीं है. तो राम कहता है कि भाई जो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल की रेशो में होना चाहिए, जो ज़्यादा कैपिटल है उसको ज़्यादा मिले और जो कम लाया उसको कम मिले. लेकिन श्याम कहता है कि नहीं भाई ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो बताइए कि श्याम ने ऐसा कैसे कन्विंस कर लिया, उसे ऐसा क्या बताया होगा कि वो राम जो है मान गया. बताइए, सिंपल सा है. पार्टनरशिप डीड नहीं है. पहले तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल हो गया. तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इररिलेवेंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे छोड़ के जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली होगा. ठीक है, तो यही प्रोविज़न दिया होगा उसने. In this case, there is no partnership deed entered between partners, or if deed is silent on few of the aspect, then the provision of Indian Partnership Act 1932 are applicable. According to the Act, if there is no agreement regarding the ratio in which profit are to be shared, then profit loss are to be shared equally among all the partners. Accordingly, a Ram view over distribution of profit in the capital ratio is not acceptable, and Shyam should convince Ram, stating the provision contained in Partnership Act 1932. ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस पर, तो वहाँ पर जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होता है. और 1932 पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं है प्रॉफिट एंड रेशियो का, तो फिर वो जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. राम का जो व्यू था वो एक्सेप्टेबल नहीं है और श्याम जी ने जो है यही प्रोविज़न बताया उसे, जिससे वो कन्विंस हुआ. तो आपको एग्ज़ाम में ये पूरा इस तरीके से लिखना पड़ेगा, पूरा प्रोविज़न बताना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा सिर्फ एक लाइन लिख के या एक वर्ड लिख के नहीं होगा, पूरा इस तरीके से बताना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे. देखिए, अब यहाँ पर एक और केस है हमारे पास. केस स्टडी क्या है? Harshad and Dhiman are in partnership since 1st April 2017. No partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad advanced an amount of ₹1 lakh to firm on 1st October 2017. Due to a long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August to 30th September 2017. The profit for the year ended 31st March 2018 amounted of ₹1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. अब देखिए, हर्षद एंड धीमन जो है वो पार्टनरशिप में है, जो कि 1 अप्रैल 2017 से है और उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है. तो उन्होंने जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपए हर्षद ने और धीमन ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए. अब हर्षद ने 1 लाख रुपए एडवांस भी दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2017 को. हर्षद जो है बीमारी के कारण बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाया, वो अगस्त से लेकर सितंबर तक पार्ट नहीं लिया. अब जो 31 मार्च 2018 को जो प्रॉफिट है फर्म का वो है 1,80,000 रुपये. अब यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो गए हैं हर्षद और धीमन के बीच में, तो आपको अपना कमेंट देना है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए. हर्षद का क्लेम है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन. हर्षद कहता है कि भाई उसे जो है 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल और लोन पे, और पार्टनरशिप डीड में तो कुछ लिखा ही नहीं, पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं. ठीक है, तो क्या होना चाहिए भाई, कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं. अगर कोई डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा, और वो कहता है कि भाई कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, लोन पे इंटरेस्ट मिल सकता है, वो भी 6% के रेट से. ठीक है, इट कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ही इज इंटाइटल ओनली फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है,
प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट बटे, तो नहीं, यहाँ पर भी कंपनीज एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा और यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो हर्षद के जो क्लेम्स हैं वो खारिज हो गए। अब आगे देखते हैं धीमन का क्या क्लेम है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, धीमन कह रहा है कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, सही है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जहाँ पर से पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इट विल बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर आगे कहता है ही शुड बी अलाउड ₹2000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। कहता है कि 2000 रुपये उसे मेहनताना मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, जबकि हर्षद की एब्सेंस में उसने बिजनेस को मैनेज किया था। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमारा कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा और वो साफ साफ कहता है कि कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी जब तक कि वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो। He is not entitled for any remuneration because there is no agreement on matter of remuneration. Interest on capital and loan should be allowed at the rate 6%. कहता है इंटरेस्ट जो कैपिटल और लोन पे 6% के हिसाब से मिले। तो पहला तो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा और वो इंटरेस्ट की बात करता ही नहीं है। तो कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट 6% के हिसाब से मिलेगा। तो इट इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड वेयर 6% इंटरेस्ट फॉर लोन शुड बी गिवन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और इन क्वेश्चन से आपको पीछे की जितना भी पढ़ा है वो रिविज़न भी हो गया होगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कुछ डायरेक्ट पूछे जाएंगे, कुछ होंगे केस स्टडीज़, जैसे ये केस स्टडी है तो इस तरीके से पूछे जाएंगे। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी थ्योरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से इस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए और इस तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।